हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म लर्न इट बाय नरेश। आज हमारा चैप्टर है क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 सिविलाइजिंग द नेचर एजुकेटिंग द नेशन। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूं, इससे पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाहती हूँ जो हमने कुछ प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में जाना कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के जो रूलिंग है वो स्टार्ट करती है प्लासी के युद्ध के आसपास 1757। उसके बाद वहाँ के नवाब्स, इंडिया के नवाब जो हैं, उनकी सारी टेरिटरीज जो उनके अंडर आ जाती हैं, सारी वहाँ के राजा, इंडिया के राजा जो उनके अंडर में आ जाते हैं। हमारे जितने भी ट्राइबल्स हैं, जो हमारे लोग थे, वो लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनको उनका रूलिंग पावर, अंग्रेजों का रूलिंग पावर पसंद नहीं आता। और धीरे धीरे क्या होता है, वो लोग फाइनेंशियली बिल्कुल नीचे की तरफ लोग होते जाते हैं। बट एक्चुअली में ब्रिटिशर्स का एम यही खत्म नहीं होता। उन्होंने रेवेन्यू कंट्रोल कर लिया, राजा नवाब्स को कंट्रोल कर लिया, वहाँ के ट्राइबल एरिया को कंट्रोल में कर लिया, मगर फिर भी उनका अब एम क्या है, आगे वो क्या करना चाह रहे थे, उसी पे हमारा ये आज का चैप्टर स्टार्ट होता है। सिविलाइजिंग द नेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजिंग? सिविलाइजिंग का मतलब होता है उनको बढ़ाना, पढ़ाना, थोड़ा होशियार बनाना। द नेटिव का मतलब होता है हम जिस जगह पे जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, उस जगह के रहने वालों को नेटिव बोलते हैं। हम इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडियंस हैं, तो हम इंडिया के नेटिव हो गए। अगर कोई भीलवाड़ा रह रहा है, बीकानेर रह रहा है, जयपुर रह रहा है, कुकस रह रहा है, तो वो क्या हुआ, वहां के रहने वालों को हम बोलेंगे वो बीकानेर के नेटिव्स हैं, वो जयपुर के नेटिव्स हैं, वहां के रहने वालों को। सिविलाइजिंग द नेटिव मतलब उनको रंग ढंग सिखाना, रहना सिखाना। एजुकेटिंग द नेशन, एक आप छोटे एरिया को सिविलाइज कर रहे हो तो धीरे धीरे वो नेशन इकट्ठा होते हो तो पूरा नेशन बन जाता है, वही होता है एजुकेटिंग द नेशन। हमने यहां तक देख लिया इम्पैक्ट जो था, अर्ली इम्पैक्ट वो था राजा नवाब ट्राइबल्स पे, पीजेंट्स पे, रेवेन्यू कंट्रोल पे, उनका टेरिटरीज जो था वो उनको अंडर में लेना था। नेक्स्ट हमारे चैप्टर मेनली फोकस करता है कि कैसे ब्रिटिशर्स अपना ये मोटिव लेके आगे बढ़ते हैं कि अब जो एजुकेशन पावर है इंडिया की, ऑब्वियसली क्या है, हमारा जो अर्थ है वो दो डिवाइड्स है, पार्ट्स में, ईस्ट और वेस्ट। वेस्टर्न पार्ट कभी भी ईस्टर्न पार्ट का जो एजुकेशन है उसको, उसके लेवल को सोचता है कि हमारा लेवल हाई, ईस्टर्न पार्ट सोचेगा वेस्टर्न वाला हाई। तो ये डिवाइड वाला जो है वो काफी टाइम से चल रहा है, डिकेड्स से, काफी सालों से चल रही है लड़ाई। मगर फॉरेनर जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाह रहे थे, वो ये जान रहे थे कि इनकी जो पढ़ाई की स्टाइल है, जो स्टडी है, इनका जो मटेरियल है, इनका जो पढ़ने का तरीका बहुत ही ट्रेडिशनल है, साइंटिफिक नहीं है, टेक्निकल नहीं है। हम एंसेंट ट्रेडिशनली स्टडी करते थे उस टाइम। वो उन चीजों से कुछ जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगता था ये सही है, और कुछ ब्रिटिशर्स थे उनको लगता था ये चीजें गलत है। इसमें काफी डेकेड्स तक इन लोगों की लड़ाई होती रही, कोई बोलता था सही है, कोई नहीं, कोई रखना चाहता था इंडिया में वही पैटर्न, कोई पैटर्न्स चेंज करना चाहते थे। बट स्टिल क्या होता है वो मैं आगे बताती हूँ। The tradition of Orientalism. What is the meaning of Orientalism? Orientalism का डायरेक्ट कनेक्शन है ओरिएंटलिस्ट से। Who are Orientalist? ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं? ओरिएंटलिस्ट वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया, ईस्टर्न कंट्रीज की हम बात करते हैं क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ईस्टर्न कंट्रीज के कल्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, लॉ के बारे में, रिलीजन के बारे में, इन सब के बारे में वो बहुत ज्यादा स्कॉलर, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसके बारे में, तो हम उनको बोलेंगे ओरिएंटलिस्ट।
द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, और वो जो ट्रेंड चला उस टाइम ओरिएंटलिज्म का, उसके बारे में ये चैप्टर है बेसिकली। फर्स्ट हम बात करेंगे विलियम जोन्स के बारे में। 1783 का टाइम था। विलियम जोन्स आते हैं कैलकाटा में एज अ जूनियर जज। जूनियर जज के रोल पे वो आते हैं कैलकाटा में। कुछ जो बातें जो इनकी बहुत अच्छी थी, काफी बातें बहुत अच्छी, काफी इंटेलिजेंट थे ये। इनको इंडिया का एंसेंट कल्चर, वो पढ़ाई बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। उन्हें ये लगता था कि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है पढ़ाई करने का। तो हम इन्हें देखें तो ये थोड़े पॉजिटिव थे इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में। विलियम जोन्स कैलकाटा के जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में वो बने। उनके पास वो काफी लैंग्वेज थे। लैंग्वेज मतलब जूनियर जज थे, लैंग्वेज थे, ये सब आप नोट करते जाइएगा। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं नोट करवाऊंगी। लैंग्वेज का मतलब है कोई आदमी, एक पर्सन जो काफी सारे लैंग्वेजेस का जानता हो, समझता हो, बोलता हो, वो लैंग्विस्ट कहलाता है। वी कॉल देम लैंग्विस्ट। तो ये लैंग्वेज थे। क्यों? क्योंकि इन्हें ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, पर्शियन आती थी, इजीली बोल लेते थे, काफी इंटेलिजेंट थे। और उन्होंने संस्कृत यहाँ के पंडितों से सीखी थी, इंडिया के पंडितों से। जब उन्होंने कल्चर के बारे में बातें करी, कल्चर के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पंडितों ने उन्हें संस्कृत भी सिखाया। तो वो संस्कृत भी लर्न कर रहे थे इंडिया के पंडित से, काफी इंटेलिजेंट थे। ये हम देखें तो ये थोड़ा पॉजिटिव में हम इनका नाम लेते हैं, विलियम जोन्स का। ब्रिटिशर्स में से एक, कुछ ब्रिटिशर्स में से एक। अब इन्होंने क्या किया, इनको जब समझ में आने लगी चीजें, ये उस आइडियल आप बोल सकते हो, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि इंडिया सही है, तो वो उसके बारे में अच्छी बातें लिखेंगे, अच्छी ही बातें कहेंगे, अच्छी ही बातें सोचेंगे इंडियंस के बारे में। तो इनको ये था, मैं उसी तरीके से इन लोगों को पढ़ाऊं, उसी तरीके से मैं इनको आगे बढ़ाऊं जो ये ऑलरेडी ट्रेडिशनली जिस तरीके से चल रहा है, जैसे कि पाठशाला वगैरह में पहले पाठशाला होती थी, पाठशाला के उसी पैटर्न में मैं रखूं, मगर मैं इनको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, ये इनकी सोच थी। इसीलिए खुद पहले पढ़ रहे थे संस्कृत कि मैं इनके जैसा बनूंगा तभी तो मैं इनको टीच कर पाऊंगा। मैं अगर पढ़ी हुई नहीं होंगी किसी सब्जेक्ट को तो मैं कभी आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो इनको लगता था मैं पहले उस चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊं, मैं टीचर बन जाऊं उसको पढ़ के, और उसके बाद मैं इन लोगों को उसी बारे में नॉलेज दूं, उसी बारे में एक्सप्लेन करूं, समझाऊं। इन्होंने, इनके ही कुछ फ्रेंड्स थे, दो जो फ्रेंड मान लो, या वो भी एक ओरिएंटलिस्ट थे, वो भी पॉजिटिव ही, हम उनको भी वैसे ही देखते हैं, क्योंकि वो भी ये मानते थे कि इंडिया का ट्रेडिशन, इंडिया का कल्चर, इंडिया की एजुकेशन बहुत अच्छी है। वो कौन थे? एच.टी. कोलब्रुक और नथानियल हैलहेड। ये दोनों इनके साथ से सहयोगी थे, इनके पार्टनर्स थे। इन्होंने सेटअप किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, और एक जर्नल, एक मैगजीन उन्होंने प्रिंट करवाई थी, उसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ये नोट्स मेरे एक्सप्लेन करने के बाद आप आराम से लिख लीजिएगा। इनका सेटअप था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, और दूसरी चीज जर्नल इन्होंने प्रिंट करवाया था एशियाटिक रिसर्चेस। दो चीजें। किन दो लोगों के साथ, कौन थे इनके पार्टनर्स? एच.टी. कोलब्रुक, नथानियल हैलहेड या एन हैलहेड। आप इसको याद करने के लिए लिख सकते हैं, नथानियल हैलहेड पूरा इनका नाम, ठीक है। एक इन्होंने सोचा मैं सेटअप कराऊं मदरसा का। मदरसे जो जानते हैं आप क्या होता है, वहां पे बेसिकली इस्लामिक, अब तो पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, पहले और भी काफी लैंग्वेज मदरसे में बताई जाती थी और पढ़ाई जाती थी। उन्होंने कैलकाटा में पहला मदरसा स्टार्ट किया था 1781 में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मदरसा कहाँ था? 1781। किस जगह पे?
कैलकाटा में। वहां क्या पढ़ाई जाती थी? अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक। इनके बारे में बताया जाता था, इनका ट्रेडिशन बताया जाता था और इनकी डिटेल्स दी जाती थी बच्चों को। जो बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए, अभी भी मदरसे होते हैं, तब भी थे। एक इन्होंने हिंदू कॉलेज स्टार्ट करा है। हिंदू कॉलेज में वो संस्कृत की जो टीचिंग है वो करवाते थे। 1791, पूरे 10 साल बाद। पहला क्या हुआ? 1781 कैलकाटा मदरसा। 10 साल बाद एग्जैक्टली 1791 में संस्कृत। मदरसे में क्या था? अरेबिक, पर्शियन, इस्लामिक लॉ। हिंदू कॉलेज में क्या है? संस्कृत की पढ़ाई, संस्कृत सिखाई जा रही थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उनमें से ये सब हमने समझ लिया। अब कुछ ऐसे लोग थे जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम इस ट्रेंड के साथ चले, हम ये ओरिएंटलिस्ट जो है उनका साथ दें। वो ये सोचते थे कि ये जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेडिशनल, ये एंसेंट पढ़ाई है, जो बिल्कुल बकवास है, किसी काम की नहीं है, ना तो इनमें कोई साइंटिफिक कोई लॉजिक है, ठीक है, और ना ही ये कोई टेक्निकली उनके दिमाग में फिट होता था कि ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। सही जो है वो है वेस्टर्न की पढ़ाई। ईस्टर्न की कोई पढ़ाई अच्छी नहीं है। वेस्टर्न जो तरीका है हमारा वो बेस्ट है, क्योंकि ये तो इलॉजिकल है। इनके जो प्रोसेस है, इनके थॉट्स हैं, वो इलॉजिकल है, नहीं समझ में आ रहे। पाठशाला हुआ करते थे। पाठशाला को भी इन लोगों ने, जो मैं बता रही हूँ उनके नाम मैं बताती हूँ, वो जो ओरिएंटलिस्ट के अपोजिट थे। ओरिएंटलिस्ट है विलियम जोन्स, ठीक है, कोलब्रुक ओरिएंटलिस्ट है, हेलहेड ओरिएंटलिस्ट है। मैं अब जो जिनके नाम ले रही हूँ वो उसकी जस्ट अगेंस्ट में थे। वो चाहते ही नहीं थे कि इस पैटर्न को फॉलो किया जाए, कि हम इन लोगों को ऐसे पढ़ाई करवाएं जो ये ऑलरेडी कर रहे हैं सालों से। उन्हें लगता था एक तो ये पाठशाला का सिस्टम बिल्कुल बेकार। ये क्या तरीका है कि किसी खेतों में आके वो बैठ जाते हैं, जब खेत की कटाई होती है उसके बाद, और उससे पहले तो वो पढ़ ही नहीं सकते। जो अमीर होते हैं वो पैसे दे देते हैं, जो गरीब होते हैं वो वैसे ही पढ़ लेते हैं। एक इनकी 6-6 महीने का गैप बना रखा है। 6 महीने पढ़ाई करते हैं, 6 महीने वो खेत उग जाता है तो उनकी कटिंग में लग जाते हैं, या फिर उनके गेहूं काटने में, फसल काटने में लग जाते हैं, और या फिर जगह ही नहीं होती, पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं। बोले हमारा तो ये बिल्कुल पसंद ही नहीं, ये चीज तो, ये पैटर्न तो बिल्कुल हटाओ। जो कि वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न एजुकेशन है, वही हम आगे बढ़ाएंगे। हम इस तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। वो इतना पॉजिटिव नहीं सोच रहे थे, उनके थॉट्स नेगेटिव थे। वो यही चाह रहे थे कि हम एजुकेट ही नहीं हो, और हम एजुकेट हो तो सिर्फ उनके तरीके से हो, हम अपने तरीके से एजुकेट बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, विलियम जोन्स के बाद थॉमस बेंटन, मैक्यूले और चार्ल्स वुड, ये 2 लोग थे, और जेम्स मिल तीसरा। ये 3 लोग थे जो इनकी बातों के अगेंस्ट में थे पूरी तरीके से। रीजन, चार्ल्स वुड का तो एक पूरा स्टेटमेंट आया था, ठीक है, गवर्नर जनरल थे ये इंडिया के, तो इन्होंने पूरा स्टेटमेंट निकाल दिया था कि हमको तो ये सिस्टम हटा दो, मदरसे वाला हटाओ, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, हिंदू कॉलेज है, वो सब कुछ बंद करो, हम अपने तरीके से पढ़ाई करवाएंगे, पाठशाला रिमूव करो, 1-2 लाख बच्चे आते हैं, ये ऐसे, ये पैटर्न अच्छा नहीं। मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ, लर्न करवाने के पर्पस। कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह सब हटवा दिए इन्होंने, ठीक है। और इनको ऐसा लगता था ये जो है ये पैसा वेस्ट हो रहा है, अगर हम इन लोगों को इन सब चीजों में लगा रहे हैं, ऐसे पढ़ाई करवा रहे हैं, तो ये पैसा पूरी तरीके से वेस्ट हो रहा है, किसी के काम नहीं आ रहा है गवर्नमेंट के। प्रैक्टिकल एजुकेशन दो, साइंटिफिक दो, इनका प्रैक्टिकल नहीं है इंडियंस का। इनकी थॉट्स में था इंडियंस बहुत अच्छा करें, इनकी थॉट में प्रैक्टिकल नहीं, साइंटिफिक हो, टेक्निकल हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या किया, जो भी इन्होंने सेटअप करवाया था उन सबको चेंज कर दिया, उन सबको हटा दिया, और हटा के क्या क्या बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई जिसमें वेस्टर्न पैटर्न से पढ़ाई करवा रहे हैं। इट मीन्स उन्होंने वही किया जो वो चाह रहे थे। उन्होंने क्या किया, इंडियंस को अपने तरीके से नहीं, खुद के तरीके से पढ़ाना, नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इनका चार्ल्स वुड का ये जो अपने गवर्नर जनरल बन के आए यहाँ इंडिया में, इन्होंने क्या किया कि चेंज कर दिया सब कुछ। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी
इंडिया पे ऑल ओवर सेटल हो जाती है और कैसे उनका कंट्रोल हो जाता है रेवेन्यू पे। नवाब और राजा जो थे उनकी जो टेरिटरीज थी वो उनके अंडर में आ जाती है, ऑलमोस्ट सारी ही टेरिटरीज, और कैसे जो ट्राइबल्स होते हैं वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। और अब जो उनका नेक्स्ट एम था वो था नेटिव्स के एजुकेशन से रिलेटेड। उसके लिए हमने पढ़ा था कि उनका मोटिव क्यों था, ये था कि वो उनके टोटली उनके कंट्रोल में आ जाए, जो नेटिव थे इंडियंस थे वो उनके कंट्रोल में आ जाए, उनकी जो पढ़ाई और एजुकेशन हो वो भी उनके अकॉर्डिंग हो, वेस्टर्नाइज्ड हो। इसका रीजन ये था कि जो आने वाली जनरेशन थी वो उनके अकॉर्डिंग ही अपना जो उनके जो बच्चे थे, वो जो यूथ हैं वो सब उनके अकॉर्डिंग, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग ही उनका जो ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2, क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज का मैं सबसे पहले आपको मीनिंग बता देती हूँ। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो 19th सेंचुरी में आए थे। उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन के जो वो थे वो क्रिटिक थे, उनको बिल्कुल भी वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस एजुकेशन को जो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स वो इन्वॉल्व कर रहे थे हमारी जो सिलेबस था उसमें। वो ये चाह रहे थे कि एजुकेशन साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी ना हो और ज्यादा से ज्यादा उनको मॉरल एजुकेशन मिले। अब मैं इसका रीजन बताती हूँ वो ऐसा क्यों सोच रहे थे। मिशनरीज कौन होते हैं? मिशनरीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का हम नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि इंडिया में काफी बार आई है। वेस्टर्न है मगर ईस्टर्न कंट्रीज पे वो ज्यादा फोकस करते थे, ईस्टर्न कंट्रीज को डेवलप करना चाहते थे या हेल्प करना चाहते थे, सपोर्ट करना चाहते थे। कैसे? एजुकेशन एज वेल एज केयर, हॉस्पिटल केयर आप ये बोल सकते हैं। जो ओल्ड एज इंडिविजुअल्स होते थे उनको वो सपोर्ट करती थी, उनके लिए फूड शेल्टर का जो है वो बंदोबस्त करती थी मदर टेरेसा। सेम मिशनरीज जो है वो मॉरल एजुकेशन में ज्यादा फोकस करते हैं बजाय कि टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एजुकेशन के। ये वाला जो एरा था वो ज्यादातर उसी पे फोकस था क्रिश्चियन मिशनरीज का, जो कि उनमें क्रिटिक्स आप बोल सकते हो, वो बहुत बड़े क्रिटिक्स थे उस एजुकेशन के जो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स हम पर चलाना चाह रहे थे। नेक्स्ट बताती हूँ जो टॉपिक है हमारा लोकल स्कूल। लोकल स्कूल पाठशाला आप बोल सकते हैं, स्मॉल स्कूल्स बोल सकते हैं। तो लोकल स्कूल्स में इसके जो हमारे जो इंडिया में जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में पढ़ा है वो है विलियम एडम। विलियम एडम ने 1830 में इंडिया के इस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न वर्क दिखाया था, ब्रिटिशर्स को इस बारे में एक्सप्लेन किया था कि बिहार और बंगाल में ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब पाठशाला थे उस टाइम। जो पढ़ाई होती थी वो गुरुज कराते थे, बच्चों का कोई फिक्स टाइम नहीं हुआ करता था कि वो मॉर्निंग में 8 to 2 जैसा कि यूजुअली अब है टाइम, ऐसा कोई टाइम नहीं हुआ करता था। बच्चों को एक फिक्स टाइम नहीं था, कोई फिक्स फीस नहीं थी। फीस कैसे दी जाती थी? अकॉर्डिंग टू दी लेवल। अगर वो ज्यादा रिच हैं तो उनकी फीस उसके अकॉर्डिंग होगी, अगर वो नहीं दे सकते हैं, वो थोड़ा सा उनका लेवल, फाइनेंशियल लेवल कम है, तो उनकी फीस उसके अकॉर्डिंग रखी जाएगी। कोई फिक्स टाइम नहीं था, कोई फिक्स फीस नहीं थी, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था बच्चों के पास, कोई सिलेबस नहीं था। सिलेबस इन सेंस हर क्लास का बच्चा एक ही ग्रुप में पेड़ के नीचे या मंदिर के या कोई छोटे से घर के बाहर ही पढ़ाई किया करते थे। उनकी कोई जगह नहीं थी। अगर वो पेड़ के नीचे खेतों में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो जब फसल काटने का टाइम होता था तो वो उनकी जो प्लेस है वो कहीं और हो जाया करती थी, फिर वो वहां नहीं पढ़ते थे। तो कुछ भी फिक्स नहीं था, बच्चे अपने अकॉर्डिंग या गुरु जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही बच्चों को टीच कर रहे थे। ये चीज इनके लिए बहुत अलग थी, कुछ ज्यादा ही न्यू थी। कोई सेपरेट क्लास नहीं दी जा रही थी, सब बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। गुरु जो है वो ही बच्चों को इंटरेक्शन जो है, डायरेक्ट इंटरेक्शन है बच्चों से गुरुज का, और वो ही उनके अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें
न्यू चीजों की लर्निंग करा रहे हैं। किसने फाउंड किया? विलियम एडम ने। कब फाउंड किया? 1830s। इसके बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसने दी? विलियम एडम ने। ये दो टॉपिक्स थे। नेक्स्ट, इस टॉपिक में अगर आप जानना चाहो तो ये है, इसमें नाम आएगा पाठशाला और लोकल स्कूल के फाउंडर कौन थे? हमारा आंसर होगा विलियम एडम। कितने सारे स्कूल से बिहार और बंगाल में जो उन्होंने देखा और समझा? अबव 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया था, अब जो ब्रिटिशर्स इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो फाउंड किया, इन्होंने जो सोचा समझा, जितना उनको समझ में आया, अब जो ब्रिटिशर्स है उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब वो क्या चाह रहे थे? ये सब सुनने और समझने के बाद उनको लगा जो पाठशाला वाला है जो सिस्टम, उससे इंडियंस बहुत ज्यादा, नेटिव्स बहुत ज्यादा ही फैमिलियर है। हम इसमें एकदम से इसे बंद नहीं कर सकते, इसे हटा नहीं सकते, क्योंकि वो इतने फैमिलियर हैं इस टाइप के एजुकेशन से, इस पैटर्न से, कि वो जल्दी से कुछ नया अडॉप्ट नहीं करेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा। तो उन्हें लगा जो चल रहा है पाठशाला वाला सिस्टम, वो हम उन्हें आगे वैसा का वैसा चलने दें। हम उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? हम इसमें ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि अब हम न्यू रूल्स, न्यू रूटीन, टेक्स्ट बुक, टाइम टेबल, सीट्स, फीस और लर्निंग का जो पैटर्न है वो उसी में ही थोड़ा सा चेंज कर देंगे, एनहांस कर देंगे उसी एजुकेशन को, पाठशाला वाली को। कैसे कर सकते हैं? न्यू रूल्स बना देंगे हम कि फिक्स टाइम होगा, बच्चों का एक फिक्स टाइम होगा, 7 to 1 या 8 से 2, जो भी वो टाइम रखना चाहते वही टाइम हुआ करेगा। एक फिक्स फीस होगी जो हर बच्चों को सेम ही फीस पे करनी होगी, जो कि अब है नॉर्मली, जो अब स्कूल्स में होती है वही पैटर्न, हम अभी जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट वही पैटर्न है। न्यू रूटीन होगा, रूटीन लंच ब्रेक इतने टाइम का होगा, इतने पीरियड्स चलेंगे और इतना गैप आएगा, इतने बजे स्टार्टिंग है, इतने बजे एंडिंग है। टीचर्स का जो टाइमिंग होगा वो ये फिक्स होगा, स्टूडेंट का टाइमिंग जो है वो फिक्स होगा। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, सब कुछ उन्होंने फिक्स क्राइटेरिया में किया था। टेक्स्ट बुक प्रिंट होकर आएगी, बजाय कि बच्चे जो सेपरेट लर्निंग कर रहे हैं, सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट बुक आएगी, सिलेबस बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हर क्लास में, हर ग्रेड में पढ़ाई चलेगी। फीस का रूल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टाइम टेबल, सीट्स, हर स्कूल में सीट्स फिक्स होगी, इतने बच्चे ही एक क्लास में या एक स्कूल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक क्लास में जो कितना क्राइटेरिया है बच्चों का वो फिक्स किया गया, फिर एक स्कूल का फिक्स किया गया। उन सबको देखने के लिए, उन सबको हेड करने के लिए पंडित रखे गए। हर पंडित 4 से 5 स्कूल्स का इंस्पेक्शन किया करते थे। इंस्पेक्शन कैसे? कौन कैसा रूल चला रहा है, क्या जो हमने रिटर्न में रूल दिए वो फॉलो हो रहे हैं, फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, अगर कुछ नया हो रहा है तो वो क्या नया हो रहा है, और जो कि टीचर्स उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, स्टूडेंट एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इस काम के लिए उन्होंने कुछ पंडित रखे, तो 4 से 5 स्कूल्स का इंस्पेक्शन किया करते थे। वो स्कूल का इम्प्रूवमेंट भी करते थे, उनका जो स्टैंडर्ड है वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है, लर्निंग का स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव हो सकता है, ये सब कुछ उनके ऊपर था। आप ये कह सकते हैं कि हर 4 से 5 स्कूल के वो प्रिंसिपल थे, वो पंडित। उनका जैसे अभी जो हेड प्रिंसिपल करते हैं, वाइस प्रिंसिपल करते हैं, वो उस वक्त पंडित किया करते थे। जब ब्रिटिशर्स ने न्यू रूटीन, न्यू रूल्स, टेक्स्ट बुक वगैरह फॉर्म किया तो उस वक्त इंडियंस इस चीज के हैबिचुअल नहीं थे। वो इस चीज को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये जो इम्प्रूवमेंट ये कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाए। इनफैक्ट बच्चे, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स जो आते थे वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। उसका ये रीजन था, सालों से, फ्रॉम द मैनी डेकेड्स, वो बच्चे खुली हवा में पढ़ रहे थे, सेल्फ लर्निंग कर रहे थे, जो उस वक्त वो कर रहे थे उसी से वो सीख रहे थे। करके सीखना वाला जो मेथड था वो चलता आ रहा था। अब उन्हें वो एक स्कूल में, एक रूम में, फिक्स जगह पे, फिक्स टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, वो उस चीज के हैबिचुअल नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है महात्मा गांधी।
आपको लगता है महात्मा गांधी इसके फेवर में होंगे? ऑब्वियसली नॉट। महात्मा गांधी इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। वो ये सोच रहे थे कि इसके जो ब्रिटिशर्स जो सोच रहे हैं उसके थ्रू हम जो ईस्टर्न जो हमारा कल्चर ऑलरेडी हम सालों से जो फॉलो कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। हमारी जो प्राइड है वो डिस्ट्रॉय हो रही, प्राइड ऑफ कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। उससे उन्हें कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिल रहा। इट्स लाइक अ पॉइजन फॉर देम, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। वो ये सोच रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था वो पैटर्न बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि उसमें फोकस था ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का। और ये चाहते थे जो स्टूडेंट है वो हिंदी लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस हो, वो हिंदी लैंग्वेज में रीडिंग करें, वो हिंदी लैंग्वेज को ही लर्न करें, संस्कृत या हिंदी को। तो वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे। उनका मानना था अगर बच्चे क्राफ्ट के साथ सीखेंगे तो बहुत अच्छा सीख सकते हैं। जो वर्क होगा उनका, जो काम होगा वो क्राफ्ट के साथ, क्राफ्ट की चीजें इंडिया जैसे इन्होंने खादी और इनके लिए ये सपोर्टिव थे, वही चीज इनका उस वक्त भी वही मोटिव था कि बच्चों को इसी तरीके से सिखाया जाए जो इंडिया में ऑलरेडी कल्चर है उसके अकॉर्डिंग, बजाय कि वेस्टर्न कल्चर के। हिंदी में फोकस किया जाए बजाय कि इंग्लिश के। क्राफ्ट सिखाया जाए बजाय कि टेक्नोलॉजिकल इनको लॉजिक्स देने के। महात्मा गांधी के बाद हम बात करते हैं टैगोर जी का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन्हीं पर है। रविन्द्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन इन्होंने ही सेटअप किया था कैलकाटा में। उस शांति निकेतन का जो सेटअप है, जो ओवरऑल जिस पैटर्न में वो अपना स्कूल या अपना जो वो भवन चला रहे थे, उसी पैटर्न को वो भी फॉलो करना चाहते थे। एक डिफरेंस है महात्मा गांधी और टैगोर जी का, मैं आपको बताती हूं। दोनों ही अगेंस्ट थे उस पैटर्न के जो ब्रिटिशर्स लागू करना चाह रहे थे। मगर एक चीज जो अनकॉमन थी वो ये थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ये चाहते थे कि ये दोनों एजुकेशन आपस में क्लब हो बच्चों के लिए। वो ये चाह रहे थे कि ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर जो दोनों ही टाइप के जो एजुकेशन है वो एक बच्चे को पूरी तरह से उसके साथ पॉलिश किया जाए, बजाय कि एक कल्चर के, बजाय कि वेस्टर्न सिर्फ ओवरऑल वेस्टर्न हो या फिर ओवरऑल ईस्टर्न हो। वो ऐसा नहीं चाह रहे थे। गांधी जी का फोकस क्या था? वो ये चाह रहे थे हम वेस्टर्न एजुकेशन को पूरी तरह से रिमूव कर दें, पूरी तरह से हटा दें। बस इतना सा एक बहुत ही छोटी सी चीज थी जो थोड़ी सी अनकॉमन थी। अदरवाइज ये फेवर टैगोर जी और महात्मा गांधी दोनों ही पूरी तरीके से फेवर में नहीं थे ब्रिटिश कल्चर के, ब्रिटिश एजुकेशन के। टैगोर जी का जो मोटिव था वो ये हुआ करता था कि ये जो स्कूल का पैटर्न है वो कोई प्रिजन नहीं है बच्चों के लिए, एक जेल नहीं है। उन्हें खुली हवा में, जंगल के नीचे या फिर किसी खेत पे या फिर ऐसे एरिया में जो दूर दूर तक नेचर हो, वैसी जगह पे पढ़ाना ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि बच्चे जो है उनका माइंड भी इतना फोकस करता है, कुछ हम नई चीज सिखाते हैं, बजाय कि आप बंद कमरे में 3 या 4 घंटे नहीं बिता सकते। आपको किसी खुली जगह पे छोड़ दें, किसी गार्डन पे छोड़ देंगे तो आप 100% 2 से 3 घंटे बिता पाओगे, बजाय कि एक बंद कमरे में रहने का। सफोकेट हो जाती है वो जगह, अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कुछ अगर कुछ सोचना है, कुछ देखना है तो हम चाहेंगे कि हम थोड़ा बाहर जाएं। इतने घंटे हम एक छोटी सी जगह में सफोकेट हो जाते हैं। उनका ये मानना था। वो ये सोच रहे थे जो फीस था, फीस भी है बच्चों के अकॉर्डिंग, जो हम पैटर्न यूज कर रहे थे उसी पैटर्न से फीस ली जाए बच्चों से। सेल्फ लर्निंग, बच्चे खुद एक्सप्लोर करें चीजें, बाहर जाए, वो देखें। अगर हम किसी मैथ्स या साइंस के कोई लेसन उनको पढ़ा रहे हैं तो प्रैक्टिकली उसको इन्वॉल्वमेंट हो बच्चों का। अगर आप नेचर या प्लांट या सनलाइट के बारे में पढ़ा रहे हो तो प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट हो, वो उस जगह पर हो, सन भी उस जगह पे हो, सनलाइट उस जगह पे हो, पेड़ उस जगह पे हो, प्लांट्स उस जगह पे हो, बजाय कि आप उसको एक बोर्ड दिखा रहे हैं और उनको रिटन मैटर में एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो इस चीज के फेवर में नहीं थे बिल्कुल भी। उन्हें लगता था या तो आप कंबाइन कर दो वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर को, या फिर आप ईस्टर्न ही रहने दो।
मगर फोकस करो कि वो सेल्फ लर्निंग करे, खुद से लर्न करे। शांति निकेतन वाला पार्ट भी मैंने बता दिया, कैलकाटा में है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे जो मैंने लिख रखे हैं ये मेन है। आप अगर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे किसी रजिस्टर में, तो 100% कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लेंगे। लास्ट वाली क्लास में भी मैंने आपको ये पूरा बोर्ड पे जो लिखा था वो इम्पोर्टेंट है। अभी भी जो कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। सबसे पहला वर्ड जो हमने याद किया था वहां, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है बच्चों? लैंग्वेज का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जो एक से ज्यादा लैंग्वेज के बारे में जानकारी रखता हो, उसे बोल सकता हो और समझ सकता हो। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था विलियम जोन्स का। नेक्स्ट वर्ड था ओरिएंटलिस्ट या ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं? ओरिएंटलिस्ट मेजरली वो लोग होते हैं जो ईस्टर्न कल्चर के बारे में और ईस्टर्न एजुकेशन के बारे में लर्न करते हैं, नॉलेज रखते हैं, उस बारे में समझते हैं और लिखते हैं। हम उन्हें बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट थे विलियम जोन्स। उन्होंने सेटअप किया था एशियाटिक सोसाइटी का। कहां पर? बंगाल में। और एक जर्नल, एक मैगजीन स्टार्ट की थी, एशियाटिक रिसर्च। वो किसके साथ की थी? उनके जो फ्रेंड्स थे या उनके जो कलीग थे आप मान सकते हैं, वो कौन थे? एक वर्ड है नथालियन का, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और सेकंड वर्ड है कोलब्रुक। आप इतना भी याद रख लेंगे तो आपके लिए काफी है। हेनरी थॉमस कोलब्रुक के अलावा अगर आप कोलब्रुक और नथालियन भी ऐड कर लेते हैं अपने दिमाग में इस वर्ड के साथ, एशियाटिक रिसर्च या एशियाटिक सोसाइटी में, तो आपको काफी याद हो जाएगा। जेम्स मिल जो कि अगेंस्ट में थे विलियम जोन्स के, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि विलियम जोन्स इस कल्चर को आगे बढ़ाए, ईस्टर्न कल्चर को आगे बढ़ाए। उनके लिए इंडिया एक अनसिविलाइज्ड कंट्री थी, जिसको वो सिविलाइज्ड कर सकते थे सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन से। नेक्स्ट मैकियावेली, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को और इंग्लिश एजुकेशन को ही प्रमोट कर रहे थे। ये था हमारा लास्ट वाला टॉपिक और उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। मैं होप करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको जो नया चैप्टर है, जो नए टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसमें लिख दीजिए, तो मैं उसी टॉपिक के साथ वापस आऊंगी। वैसे मैं नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का ही वापस आपके पास बहुत जल्दी आने वाली हूँ।